सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझसे नाराज हों, और अगर आप मेरी इनएक्टिविटी से नाराज हैं तो शायद आपने ये वीडियो नहीं देखी जिसके इंट्रो में मैंने सब कुछ क्लियर किया है कि आखिर मैं क्यों इनएक्टिव हूँ। और अगर आप जानना चाहते हैं सब कुछ डिटेल में कि आखिर बात क्या है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने वेंडिगो की डरावनी कहानियाँ भी सुनाई है और साथ ही साथ इंट्रो में सब कुछ डिटेल में बताया भी है। तो अभी मैं इन शॉर्ट में बता दूं कि मेरे भाई का अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है, उसकी दवाइयाँ अभी चलने वाली हैं और उसी के सिलसिले में मैं काफ़ी परेशान हूँ। वो काफ़ी छोटा है, तकरीबन उसकी एज जो है वो 5 साल है। और आप सभी को तो पता ही है, घर में किसी भी बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो किसी भी काम में दिमाग नहीं लगता। वही मेरा हाल है। मैं उसकी मेडिसिन्स के लिए, ट्रीटमेंट के लिए अभी हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट में इलाज नहीं मिल रहा है। जो डिजीज़ है मेरे भाई को, मैंने बहुत कोशिश कर ली है और अब एक ही रास्ता है, वो है गवर्नमेंट, और उसी के चक्कर काट रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, सारे टेस्ट मैंने करवा लिए हैं और कुछ ही दिनों में मेडिसिन स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी मेरे ब्रदर के लिए प्रे करें ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और उसके ठीक होने के बाद मैं अपना पूरा फोकस एक बार फिर से आप सभी के लिए कहानियाँ लाने में लगा दूँ। तो चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो की। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भेड़िया मानव की एक खौफनाक कहानी सुनाने वाला हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को आज की एक कहानी सुनकर मज़ा आएगा। अगर आप सभी को कहानी सुनकर मज़ा आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इंट्रो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, क्योंकि चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है, वरना आप समझेंगे कि भाई इसे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है अपने काम में। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ, लेकिन हालात का मारा हूँ। आप सभी प्रे करिए मेरा भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और मुझे पता है आप सभी के प्रे करने से मेरा भाई जल्द से जल्द ठीक हो भी जाएगा। तो आप सभी प्रे करिए, और अभी मैं कहानी को शुरू करता हूं। आजकल के समय में इंसान ने आधुनिकता के मामले में काफी ज्यादा तरक्की करी है। जिस काम को करने के लिए कुछ साल पहले काफी लंबा समय लगता था और काफी कठिनाइयां आती थी, वही काम आजकल आराम से हो जाता है। इंसान धीरे धीरे तरक्की कर रहा है, और कहा यह भी जाता है कि इस धरती पर इंसान से ज्यादा समझदार और ज्ञानी कोई भी जीव नहीं है। लेकिन आधुनिकता तो इंसान की बढ़ती जा रही है, लेकिन एक चीज वो खोता जा रहा है, वो है अपने अंदर की इंसानियत। आजकल के समय में गरीब और कमजोर लोगों का कोई सहारा नहीं है। हमेशा ताकतवर लोग गरीबों को सताते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। ये सभी तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आप सभी एक बात से तो एकदम वाकिफ होंगे कि आजकल इंसान अपने सामने किसी दूसरे जीव को कुछ समझता ही नहीं है। चाहे वो अपने स्वाद के लिए किसी मुर्गे को खाना हो या किसी दूसरे जानवर को। आजकल इंसान अपने अलावा किसी भी दूसरे जीव के जीवन को कोई वैल्यू नहीं देता। वो सोचता है कि वो ज्यादा ताकतवर है तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर वही इंसान कमजोर पड़ जाए और उसके सामने एक ऐसा जीव आ जाए जिसकी ताकत उस इंसान से कई गुना ज्यादा हो, तो वो इंसान क्या करेगा? रात का समय था, जिस वक्त आधा शहर सो रहा था और आधा शहर जाग रहा था। और उसी अंधेरी रात में एक रोड पर एक तेज तर्रार कार चल रही थी, और उस कार में बैठे हुए थे 3 लड़के, ब्रायन, जेरेमी और फ्रेडी। तीनों ही एक दूसरे के काफी पक्के दोस्त थे और उन्हें एंजॉय करने का काफी ज्यादा शौक था। आप सभी समझ रहे हैं, एडवेंचर करने का। ब्रायन का बर्थडे था और उसकी कार भी थी। उसने अपनी कार के स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखा हुआ था, और वो स्टीयरिंग व्हील को ऐसे घुमा रहा था जैसे वो रियल लाइफ में नहीं,
बल्कि किसी वीडियो गेम में कार चला रहा हो। ब्रायन को किसी भी चीज का कोई खौफ नहीं था। उसे जरा सी भी फिक्र नहीं थी कि वो अपनी ऐसी रैश ड्राइविंग से किसी मासूम की जान ले सकता है या उसकी कार का एक्सीडेंट हो सकता है। वो बिल्कुल बेखौफ अपनी कार को फुल स्पीड में रोड पर भगाए जा रहा था। उस कार की स्पीड को देखकर आजू बाजू की जो कारें थी वो साइड हट जा रही थी, क्योंकि उन सभी को पता था कि उस कार में जो कोई भी है वो पूरा नशे में धुत है। ब्रायन के हाथ में एक शराब की बोतल थी और साथ में उसके दो दोस्त फ्रेडी और जेरेमी, वो भी काफी ज्यादा नशे में थे और वो तीनों बस मजे कर रहे थे। उन्हें ये सब एंजॉयमेंट नजर आ रहा था और कुछ भी नहीं। तभी अचानक से उनकी कार के सामने एक पुलिस वाले की कार आकर रुकी और ब्रायन ने कार की स्पीड को स्लो किया। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो कार से उतरा और उसने पुलिस वाले की कार को देखकर कहा, ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को रोकने की? और तभी उस पुलिस वाले की कार में से एक पुलिस ऑफिसर निकला। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और उसने कहा, तुम्हें पता भी है तुम मुझसे बात कर रहे हो, यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट के हेड से, समझे तुम? अभी मैंने तुम्हारी कार को देखा, तुम काफी ज्यादा शौकीन लग रहे हो तेज कार चलाने की। अभी पुलिस स्टेशन चलो, मैं वहां पर तुम्हारे सारे शौक पूरे करता हूं। ये कहकर वो जो पुलिस वाला था वो हथकड़ी लेकर ब्रायन की तरफ बढ़ा और जेरेमी और फ्रेडी जो थे वो ये सब देख रहे थे। फ्रेडी ने कहा, तू अभी पीछे रह, समझा? तो इस पुलिस डिपार्टमेंट का हेड है, इस शहर का नहीं। तुझे शायद पता नहीं कि हम कौन हैं, हमारे फादर कौन है, और अगर हमने अपने फादर के बारे में तुझे बताया तो हो सकता है कि तू पुलिस डिपार्टमेंट के हेड से सीधा रोड पर कोई पिज्जा बेचने वाला इंसान बन जाए। क्या तू ऐसा चाहता है? और ये सुनकर वो जो पुलिस ऑफिसर था उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे भी बताओ कि आखिर कौन हो तुम सब, कौन से अमीर बाप की औलाद हो? ये सुनकर ब्रायन काफी चिढ़ गया और उसने उस पुलिस वाले की कॉलर पकड़ ली। ये देखकर वो जो पुलिस वाला था वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आया और उसने अपनी रिवॉल्वर निकालकर ब्रायन के सर पर रख दी और ब्रायन ने कहा, गलती से भी ये मत करना, समझे तुम? वरना तुम जान से तो जाओगे ही और साथ ही साथ तुम्हारा कोई परिवार भी होगा, वो भी मरेगा, समझे तुम? फ्रेडी, इसे जरा बात कराओ मेरे फादर से। और ये कहकर ब्रायन जो था वो हंसने लगा और फ्रेडी ने तुरंत अपना फोन निकाला और उसने एक नंबर डायल किया। फ्रेडी ने उस फोन पर कहा, हेलो अंकल, मैं और ब्रायन और जेरेमी यहाँ कार ड्राइव कर रहे थे। अचानक से एक पुलिस ऑफिसर ने हमें रोक दिया और वो हमें अरेस्ट कर रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। और ये इस कहते ही वो जो जेरेमी था उसने कान से फोन हटाया और उस पुलिस वाले की तरफ फोन बढ़ाते हुए कहा, ये लो, बात करो। उसके बाद क्या था, उस पुलिस ऑफिसर ने फोन कान पर लगाया और सामने से आवाज आई, हेलो, मैं बात कर रहा हूं, ये तीनों मेरे बच्चे जैसे हैं, समझे? और जिसने तुम्हारी कॉलर पकड़ी है वो मेरा बेटा है, इसलिए चुपचाप से वहां से निकल जाओ और उन तीनों को भी इज्जत से वहां से जाने दो। अगर तुमने कुछ भी एक्शन लिया उनके खिलाफ तो अच्छा नहीं होगा। और ये सुनकर वो जो पुलिस वाला था वो थोड़ा सा तो घबरा गया और उस पुलिस वाले ने कहा, आप कौन बोल रहे हैं? और उसके बाद उस आदमी ने अपना नाम बताया। तो मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, मैं हूं इस शहर का चीफ मिनिस्टर। और ये कहकर ब्रायन के पिता ने फोन को कट कर दिया और वो जो पुलिस ऑफिसर था वो काफी ज्यादा डर गया, क्योंकि उसने आवाज को पहचान लिया था और वो आवाज चीफ मिनिस्टर की ही थी। वो चाहकर भी उन तीनों का कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए
वो बेचारा अपनी कार में बैठा और वहां से निकल गया। और वो तीनों, ब्रायन, फ्रेडी और जेरेमी, उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर हंसने लगे। उसके बाद क्या था, वो तीनों कार में बैठे और अपनी खुरापात को उन्होंने जारी रखा। ब्रायन पूरा नशे में था, इसलिए उसे इस बात की भी खबर नहीं थी कि आखिर वो कार को कहां लेकर जा रहा है। वो बस जहां मन चाह रहा था कार को लेकर जा रहा था। तभी अचानक से कई किलोमीटर बाद वहां की जो सड़कें थी वो सुनसान होने लगी और धीरे धीरे वो जो सड़क थी वो कच्ची होने लगी। ब्रायन को समझ नहीं आया कि आखिर वो कहां पहुंच गया है, इसलिए उसने अपने दोस्त फ्रेडी से पूछा, अरे यार फ्रेडी, ये हम कहां पहुंच गए, जरा देख यार। पता ही नहीं चला, मैं तो बस कार को घुमाए जा रहा था इधर उधर। बहुत मजा आया। और उसके बाद फ्रेडी जो था उसने कहा, रुक यार, मैं लोकेशन चेक करता हूं। यह कहकर फ्रेडी ने अपना फोन निकाला और उसने फोन में देखा तो फोन में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं थे। और फ्रेडी ने कहा, अरे यार, ये कौन सी जगह है, यहां तो सिग्नल ना के बराबर है। खैर, हमें कोई दूसरा रास्ता देखना होगा। ब्रायन ने कहा, अब जेरेमी, तुम्हारे पास कोई रास्ता है? यहां तो शायद मेरे भी फोन के नेटवर्क काम नहीं करेंगे। लेट मी चेक। ये जेरेमी ने भी अपना फोन निकाला और उसके फोन में भी बिल्कुल भी नेटवर्क्स नहीं थे। तीनों के मोबाइल में बिल्कुल भी नेटवर्क्स नहीं थे। और अब वो नशे से बाहर आ रहे थे। नशे में तो उन्होंने पूरे शहर में खुरापात मचा दी थी, लेकिन जब नशा उनके सर से उतरने लगा तब उन्हें समझ में आया कि आखिर वो नशे में क्या कर रहे थे और उसका नतीजा क्या आया। वो एक ऐसी जगह पर फंस गए जहां पर मोबाइल में नेटवर्क्स भी नहीं थे और ना ही दूर दूर तक कुछ नजर आ रहा था। तभी जेरेमी ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये वाली सड़क, वहां हमें शायद कुछ नजर ही नहीं आ रहा, धुंधला धुंधला। उसके बाद ब्रायन ने कहा, अरे कैसे नजर आएगा, सबसे ज्यादा तूने ही पी है। चल इसी रास्ते से होकर चलते हैं, पहुंच ही जाएंगे कहीं ना कहीं। उसके बाद जब नेटवर्क मिलेगा तब नेविगेशन के सहारे घर पहुंचेंगे। ये कहकर ब्रायन ने कार को वापस स्टार्ट किया और वो सीधे सीधे कार को चलाने लगा। रात के तकरीबन 3 बज गए थे और ब्रायन कार चलाई जा रहा था। वो कच्ची सड़क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और काफी देर बाद जब उसने कार को ड्राइव किया तब वो एक जंगल के पास पहुंचा और वो जंगल बहुत ही ज्यादा सुनसान था। उस जंगल को देखकर ब्रायन ने कहा, अरे यार, ये जंगल, अब यहां से घर कैसे जाएंगे? जरा देखियो किसी के फोन में सिग्नल आया क्या? उन तीनों ने अपने फोन्स निकाले और उन्होंने चेक किया तो अभी भी किसी भी फोन में कोई सिग्नल नहीं था और वो तीनों परेशान हो गए। तभी अचानक से उन्होंने देखा कि उस जंगल के बीच से एक रास्ता होता हुआ जा रहा है और उस रास्ते को देखकर उन्हें लगा कि वो इस रास्ते से अपने घर जा सकते हैं। इसलिए ब्रायन ने अपनी कार को स्टार्ट किया और वो पूरी स्पीड के साथ कार को दौड़ाता हुआ निकल गया। कार काफी स्पीड में चल रही थी और जेरेमी ने कहा, यार बहुत मजा आया ना, उस पुलिस वाले को कैसे उसकी औकात दिखा दी। पता नहीं क्या समझ रहा था अपने आप को। अब तो उसकी हालत खराब हो गई होगी जब उसने तेरे पापा की आवाज सुनी होगी। और ये सुनकर ब्रायन भी हंसने लगा। तभी अचानक से उनकी कार के सामने कुछ छोटी सी चीज आई और ब्रायन उस चीज को देख नहीं पाया और उसने उस चीज को अपनी कार से टक्कर मार दी। और तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई छोटा जानवर गाड़ी से टकरा गया हो और वो जो कार थी वो धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो गई। उसके बाद क्या था, ब्रायन ने कार को रोका और वो तीनों, जेरेमी, फ्रेडी और ब्रायन, कार से बाहर उतरे तो उन्होंने सड़क की ओर देखा तो पूरा सड़क जो था वो खून से लाल हो गया था। और उसके बाद उन्होंने अपनी कार के टायर की तरफ देखा तो उन तीनों की जो आंखें थी वो बंद हो गई और उन तीनों को घिन आ गई, क्योंकि कार के टायर में एक छोटा भेड़िए के बच्चा फंसा हुआ था और उसकी मौत हो चुकी थी। उसी का खून पूरी रोड पर लगा हुआ था। उस भेड़िए के बच्चे को देखकर जेरेमी ने कहा,
अरे ये बच्चा तो मर गया, अब क्या करें? अरे यार, अब क्या मैं शोक सभा बुलाऊं इस छोटे से जानवर के लिए? मर गया तो मर गया, छोड़ना। जेरेमी, यार इसे मेरे कार के टायर से हटा, बहुत घिन आ रही है यार। अभी अभी नई कार लेकर आया था, 1 महीना भी नहीं हुआ और पूरा टायर जो है देखो तो सही, खून से सन गया। छी जेरेमी, यार कर कुछ। उसके बाद जेरेमी ने कहा, हाँ यार मैं करता हूं, रुक जा, तुम दोनों अंदर बैठो। उसके बाद क्या था, फ्रेडी और ब्रायन दोनों कार में बैठ गए और जेरेमी ने जैसे तैसे अपने पैर से उस छोटे से भेड़िए के बच्चे की लाश को टायर से दूर किया और वो भी कार में बैठ गया। उसके बाद क्या था, ब्रायन ने कार को स्टार्ट किया और वो कार को वहां से लेकर जाने लगा। वो तीनों अपनी कार की बदौलत उस जंगल से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी अचानक से उस कार के शीशे पर किसी ने एक बहुत बड़ा पत्थर फेंक के मारा, जिसकी वजह से गाड़ी का जो पीछे वाला कांच था वो बुरी तरह से चकनाचूर हो गया। उसके बाद क्या था, ब्रायन और फ्रेडी वो तीनों काफी ज्यादा डर गए। जेरेमी ने कहा, अबे ये क्या हुआ, ये किसने मारा हमारी कार पर? उसके बाद क्या था, ब्रायन ने कार को रोका और उसने आसपास नजर घुमाई तो उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ब्रायन ने चिल्लाते हुए कहा, कौन है जिसने हमारी कार का शीशा तोड़ा? अगर असली मर्द का बच्चा है तो बाहर निकल, बताता हूं तुझे कौन है। उसके बाद क्या था, ब्रायन ने नशे में ही कार से उतरकर वहां पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। जेरेमी ने कहा, भाई मुझे तो लगता है जितना जल्दी हो सके हमें यहां से निकल जाना चाहिए, चल अब बैठ यहां पर। ब्रायन ने कहा, क्या? मेरी मिलियंस ऑफ डॉलर की कार का शीशा किसी ने यहां तोड़ दिया है और तू कह रहा है हमें यहां से चलना चाहिए? तेरा दिमाग खराब है क्या? हाँ, मैं क्या जवाब दूंगा डैड को? 1 महीना नहीं हुआ इस कार को लाए हुए और मैंने इसका कांच तोड़वा दिया। मुझे बस मिल जाए, कौन है किसने मेरी कार का कांच तोड़ा? सुबह के तकरीबन 4 बज चुके थे, अंधेरा अभी भी था और जेरेमी और फ्रेडी का जो नशा था वो तो कम हो गया था, लेकिन ब्रायन का जो नशा था वो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए फ्रेडी ने कहा, भाई रहने दे, अब चलते हैं यहां से, चल जल्दी चल। ये कहकर फ्रेडी ने ब्रायन को कार में बैठाया और ब्रायन ने कार स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन तभी अचानक से एक और पत्थर किसी ने कार की तरफ फेंका और वो पत्थर कार से जा टकराया, जिसकी वजह से वो जो पत्थर था वो कांच तोड़ता हुआ सीधा फ्रेडी के सर पर जा लगा और फ्रेडी के सर से खूनम खून बहने लगा। ये देखकर ब्रायन काफी ज्यादा डर गया और उसने कार स्टार्ट करने की कोशिश तो करी, लेकिन कार स्टार्ट हुई नहीं। जेरेमी ने कहा, अरे यार ये किसने मारा ये? बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी कार यहां से ले चल, ब्रायन कार ले चल। उसके बाद क्या था, फ्रेडी ने कहा, ये कौन है समझ नहीं आ रहा। और तभी अचानक से एक और बड़ा सा पत्थर किसी ने कार की तरफ फेंका और वो पत्थर भी कांच को तोड़ता हुआ सीधा फ्रेडी के सर पर जा लगा और फ्रेडी का भी वही हाल हुआ जो जेरेमी का हुआ था। ये देखकर ब्रायन की हालत खराब हो गई। वो कार को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ब्रायन ने कहा, अरे यार कुछ करो यार, मुझे डर लग रहा है। उसके बाद क्या था, फ्रेडी और जेरेमी ने कहा, अरे हम दोनों के सर फूट गए, हम क्या करें? तुझे कुछ करना चाहिए, जल्दी कुछ कर। उसके बाद ब्रायन ने कहा, अरे कोई नजर आएगा तभी तो कुछ करूंगा, यहां तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी और वो आवाज किसी सीटी की थी, जैसे कोई सीटी बजा रहा हो। उसके बाद फ्रेडी और ब्रायन ने अपने सर पर हाथ रखा और पीछे की ओर देखा तो उन्हें नजर आया कि उस जंगल में से एक आदमी चलता हुआ आ रहा था और वो सीटी बजा रहा था। उसके हाथ में कुछ था और
उसका हाथ पूरा खून से सना हुआ था। ब्रायन ने कहा, मुझे तो लगता है कि इसी ने पत्थर मारा है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। चलो बाहर निकलो, देखते हैं इसको। उसके बाद क्या था, फ्रेडी, जेरेमी और ब्रायन तीनों अपनी कार से बाहर निकले। और फ्रेडी और ब्रायन तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो पहले से ही चोटिल थे, लेकिन ब्रायन पूरा गुस्से में आग बबूला हो रखा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, पीछे से हमला क्या करता है बे? हाँ, तेरे अंदर हिम्मत हो तो सामने से हमला करके दिखा। उसके बाद उस डायरेक्शन से जो कोई भी आ रहा था वो हंसने लगा। और जब वो रोशनी में थोड़ा सा आया तब ब्रायन, फ्रेडी और जेरेमी ने उसकी शक्ल देखी तो एक काफी जवान लड़का था जिसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल होगी और वो दिखने में काफी ज्यादा सही था, हैंडसम टाइप का। वो अंधेरे से बाहर निकला। रोशनी में उसका पूरा चेहरा चमकने लगा। उसके हाथों में खून लगा हुआ था और साथ ही साथ उसके हाथों में वो जो भेड़िए के बच्चा था जिसकी लाश को अपनी लात से जेरेमी ने टायर से अलग किया था, उस लड़के ने उसी लाश को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो थोड़ा इमोशनल हो रखा था। उसे ऐसे इमोशनल हुआ देखकर उन तीनों ने कहा, तो तूने हमारी कार पर पत्थर चलाए। लगता है तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। तुझे शायद पता नहीं है कि हमारा ये दोस्त ब्रायन, इसके पिताजी एक चीफ मिनिस्टर है पूरे शहर के, समझा? अगर हमें कुछ भी हुआ तो याद रखियो, पूरे शहर की पुलिस तुझे ढूंढने में लग जाएगी और तू कहां गया किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और उसके बाद वो जो लड़का था, ये सारी बातें सुनकर भी उसके चेहरे पर जरा से भी शिकन नहीं आई। उन तीनों को लग रहा था कि वो डर जाएगा और रहम की भीख मांगेगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। उसने आंखों में आंसू लिए उस छोटे से भेड़िए के बच्चे की लाश को वहीं कोने पर रखा और उसने उन तीनों की तरफ देखा तो उसकी आंखें अचानक से लाल हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में खून भर आया हो। उसकी लाल आंखों को देखकर ब्रायन घबरा गया और उसने कहा, ये क्या है? ये तो कोई आम इंसान लग ही नहीं रहा है। इसकी आंखें देखो, पूरी लाल हो गई है। और तभी अचानक से वो जो लड़का था, उसके जबड़े जो थे वो बहुत ही ज्यादा पैने और नोखीले हो गए। उसके हाथ जो थे वो एकदम काले काले होने लगे और उन पर बाल आने लगे। धीरे धीरे वो जो लड़का था उसका पूरा शरीर बड़ा होने लगा और उस लड़के के बढ़ते हुए शरीर को देखकर फ्रेडी, ब्रायन और जेरेमी तीनों की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। वो तीनों कार में बैठे और उन्होंने कार स्टार्ट करने की कोशिश करी। उससे पहले ही वो लड़का उनकी कार के सामने आ गया और वो पूरी तरह से एक भेड़िया मानव बन चुका था। उसने उस कार के दरवाजे को पकड़ा और उसने उस दरवाजे को ऐसे उखाड़ दिया जैसे वो दरवाजा कोई कागज हो। उसके बाद उसने दरवाजे को उखाड़ कर कार के अंदर हाथ डाला और सबसे पहले उसके हाथ में आया जेरेमी, जिसने उस छोटे से बेजुबान की लाश को अपने लात से टायर से हटा दिया था। उसके बाद ब्रायन जो था वो वहां से भागा। जेरेमी भी जो था वो चिल्लाने लगा कि मेरी मदद करो, लेकिन फ्रेडी और ब्रायन दोनों वहां से भाग निकले और जेरेमी जो था वो उस भेड़िया मानव के हाथों चढ़ गया। उसके बाद उस भेड़िया मानव ने जेरेमी की आंखों में देखा और जेरेमी ने जब उस भेड़िया मानव की आंखों में देखा तब खौफ से उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया और तभी उस भेड़िया मानव को कुछ गीला गीला महसूस हुआ। उसके बाद उस भेड़िया मानव ने अपनी निगाहें नीचे करी तो उस जेरेमी ने अपने पैंट में ही पेशाब कर दिया था। उसके बाद उस भेड़िया मानव ने
जेरेमी की दोनों टांगों को पकड़ा और उसे बीच में से चीर दिया। उसके बाद उसने उन दोनों टुकड़ों को जमीन पर कई बार मारा, जिसकी वजह से वो दोनों टुकड़े पूरे रोड पर किसी चटनी की तरह फैल गए। उसके बाद वो भेड़िया मानव शांत नहीं हुआ। उसने तुरंत दौड़ लगाई ब्रायन और फ्रेडी को पकड़ने के लिए। ब्रायन और फ्रेडी अपनी पूरी जान लगाकर भाग तो रहे थे, लेकिन उनकी जो रफ्तार थी वो किसी भेड़िया मानव के सामने मजाक से ज्यादा नहीं थी। कुछ ही मिनट में उस भेड़िया मानव ने ब्रायन और फ्रेडी को पकड़ लिया। उसके बाद क्या होना था, ब्रायन और फ्रेडी दोनों अपने घुटनों पर आ गए और वो दोनों अपनी जान की भीख मांगने लगे। लेकिन उस भेड़िया मानव को यह मंजूर नहीं था। उसके अंदर जो बेरहमी थी वो बेरहमी ब्रायन और फ्रेडी और जेरेमी से ही आई थी। जैसे बेरहमी के साथ ब्रायन ने अपनी कार से उस बेचारे से बेजुबान को कुचला और जेरेमी ने उस बेजुबान की लाश को अपने लात से टायर से अलग किया, वो सभी देखकर उस भेड़िया मानव का दिमाग जो था वो पूरा खराब हो चुका था। उसने सबसे पहले फ्रेडी को पकड़ा और उसकी टांग को पकड़कर उसने चीर दिया। उसने सारे बॉडी पार्ट्स को अलग किया, पैरों को अलग, हाथों को अलग और सर को अलग, और ये सब ब्रायन के सामने हो रहा था। और फ्रेडी चिल्लाने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। उसने तड़प तड़प कर मौत को गले लगा लिया और उसके शरीर के जो टुकड़े थे वो ब्रायन के सामने पड़े थे। उन शरीर के टुकड़ों में से निकल रहे खून को उस भेड़िया मानव ने सबसे पहले ब्रायन को पिलाया और वो खून पीते ही ब्रायन उल्टियां करने लगा। जैसे ही उसने उल्टी करी तो उस भेड़िया मानव ने ब्रायन के बालों को पकड़ा और उसने बालों को पकड़कर ब्रायन के सर को जमीन पर रगड़ दिया और उसका रगड़ना इतना ज्यादा तेज था कि ब्रायन का पूरा चेहरा उसके सर से अलग हो गया। उसके बाद उन्हीं बालों को पकड़कर उस भेड़िया मानव ने ब्रायन के शरीर को कई बार जमीन पर पटका, जिसकी वजह से उसका जो शरीर था वो इतना दबाव सह नहीं पाया और उसकी शरीर की चटनी बन गई। और वहां पर जो रोड थी वो पूरा खून से सन गई। उन तीनों को मौत के घाट उतारने के बाद वो भेड़िया मानव अपने रास्ते चला गया। और उसके बाद में सुबह सुबह जब वो जो चीफ मिनिस्टर था जिसका बेटा ब्रायन था, जब ब्रायन घर नहीं आया, तब उस चीफ मिनिस्टर ने पूरे शहर की पुलिस को अपने बेटे को खोजने में लगा दिया। और ब्रायन की जो लाश थी वो काफी ढूंढने के बाद उस जंगल में मिली। उस जंगल में 3 लाशें थीं और तीनों काफी दर्दनाक तरीके से मारी गई थी। और पुलिस वालों ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तब उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला कि आखिर ब्रायन का, फ्रेडी का और जेरेमी का कत्ल किसने। काफी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उन्हें कुछ सुराग हाथ में नहीं आया कि आखिर ये सब किया किसने है, क्योंकि उस भेड़िया मानव को कोई चाहकर भी पकड़ नहीं सकता था और किसी को इस बात पर यकीन भी नहीं था कि आखिर भेड़िया मानव जैसा भी कुछ होता है। उन पुलिस वालों ने जब इन्वेस्टिगेशन करी तब उन्हें सड़क पर एक बात लिखी हुई नजर आई और वो बात खून से लिखी गई थी। और वो सारा खून जेरेमी, फ्रेडी और ब्रायन का ही था। उस खून से रोड पर लिखा गया था, कभी भी अपने से ज्यादा कमजोर जीव को परेशान करने से पहले सोच लेना कि तुम इंसानों से भी ज्यादा ताकतवर जीव इस दुनिया में रहते हैं और वो अगर अपनी पर आ गए तो तुम लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी।
तो ये थी आज की कहानी और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को सुनने में मज़ा आया होगा। अगर आप सभी को सुनने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और मेरे भाई के लिए प्रे करना कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।